ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो शपथ लेंगे। उन्हें मंत्री बनने के लिए फोन आया है, उन्होंने बताया, सुनिए क्या कह रहे हैं। हंसराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और पहला रिएक्शन क्या था जब आपके पास फोन आया? निश्चित तौर पर फ़ोन आया मुझे कि बुलाया गया है आपको मुख्यमंत्री आवास पर। मैंने कहा कि ठीक है, चलिए मैं आऊँगा, संगठन का आदमी हूँ। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। आने के बाद पेपर में आ रहा है, सब बधाई लोग दे रहे हैं। अभी शपथ 3:30 बजे है, देखिए आगे क्या होता है। कल जब सीएम ने आपसे मुलाकात की, सीएम योगी ने, तो क्या कुछ कहा आप लोगों से? 6 लोग आप लोग गए थे, आप, मनोज पांडे। हाल चाल हुआ, ठीक ठाक हैं, ठीक है हम लोग का, हमारा महाराज जी सब ठीक है। हम लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री हैं और अपने एक पीठेश्वर महादेव गोरखपुर पीठ के पीठेश्वर भी हैं, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों को बराबर मिलता है। कल भी हम लोगों को आशीर्वाद मिला। राकेश जी, आप कुछ कहना जल्दी से सर पूरा कर लीजिए, मैं विजय जी पास। देखिए, हंसराज विश्वकर्मा बीजेपी के वाराणसी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बहुत प्रिय हैं और एमएलसी हैं जी। और उनका मंत्री बनना इसलिए भी मुझे चौंकाता है कि पहले से 4-5 मिनिस्टर बनारस और आसपास से हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में बनारस में जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में मत घटे तेजी से, जो अंदाज था कि 6 लाख 7 लाख वोट के अंतर से जीतेंगे, वोट का अंतर घट करके 1.5 लाख। ठीक है, अभी मैं भी इस पर वहां इनको मंत्री बनाना मैसेज कर रहा है कि बनारस को लेकर, पूर्वांचल को लेकर विशेष रणनीति बीजेपी। ठीक है विजय सर, ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों जरूरत पड़ी इसकी? और मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल से लेकर के मुरादाबाद तक और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बीच सारे जगहों से लगभग एक मंत्री उठाए गए हैं, जिसमें से 3 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं, 2 एक ब्राह्मण हैं। तो इस तरीके से इस समीकरण को कैसे देखते हैं आप? 27 के हिसाब से देख रहे हैं या पीडीए की काट देख रहे हैं आप? दोनों का मतलब एक ही है। पीडीए की काट भी क्यों जरूरी है? क्योंकि 2027 का चुनाव है और सोशल इंजीनियरिंग भी है और रीजनल इंजीनियरिंग भी है कि राजनीति में एक्चुअली मंत्रिमंडल और सरकार में महत्वपूर्ण क्या होता है? महत्वपूर्ण यह है कि जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का काम कर रहा है, जो नेता है, जो जमीन पर काम कर रहा है, उसको ये भरोसा हो कि उस सरकार में उसकी हिस्सेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंत्री बनना चाहता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, पिछले दिनों काफ़ी शिकायतें हुई, कुछ अलग अलग जाति समूह के लोगों ने बैठकें भी की, तो उसमें क्या नाराज़गी थी कि भाई हमें, या बहुत बार शिकायत होती है कि एसएचओ नहीं सुनता, एसपी नहीं सुन रहा, अफसर नहीं सुन रहे। तो जब ये लगने लगता है कार्यकर्ता को कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ही सब हिस्सेदारी कर रहे हैं, तब ये सारा डिसकंटेंट होता है। और उस डिसकंटेंट को ख़त्म करने के लिए एक बहाना है, एक एक्सरसाइज है कि हाँ भाई आप भी नाराज़ हैं तो आपके लिए भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कुछ दूसरों का भी हिस्सा मिल जाएगा, और उस तरह से उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं समझता कि किसी एक आदमी को मंत्री बनाने से ही सरकार में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, पीडीए की काट हो जाती है, चुनाव जीत जाएंगे। आपको ध्यान है, इससे पहले वाला जो मंत्रिमंडल का फेरबदल था वो तो 5 मार्च 2024 को हुआ था। बिल्कुल, उसके तो 2 महीने बाद चुनाव हुए, क्या हो गया? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो एक रणनीति थी सर, एक रणनीति